राहुल अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से देर रात घर जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। जल्दी घर जाने के लिए राहुल ने जंगल से एक शॉर्टकट लिया। अमावस की रात थी, घना अंधेरा था, भेड़ियों की आवाज आ रही थी। उसमें वो जंगल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। राहुल को पहले ही बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसने म्यूजिक लगा दिया और वो चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच आते ही राहुल को एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी, मानो कि वो उस घने जंगल में खो गई हो और उसे मदद चाहिए हो। थोड़ा नजदीक जाने के बाद राहुल को दिखाई दिया कि वो लड़की बहुत डरी हुई थी। राहुल ने कार रोकी और नीचे उतर के उससे पूछा, सुनिए, क्या आपको मदद की जरूरत है? क्या आप मुझे आगे उस चौराहे तक छोड़ देंगे? लेकिन आप इस घने जंगल में अकेली कैसे? आपके साथ में कोई नहीं है? क्या आप मुझे आगे उस चौराहे तक छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं, चलिए कार में बैठिए। फिर वो दोनों कार में बैठते हैं और कार चल पड़ती है। राहुल को वो लड़की अच्छी लगती है। बात को आगे बढ़ाने के लिए राहुल लड़की से पूछता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्या आप मुझे आगे उस चौराहे तक छोड़ देंगे? राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये लड़की पागल तो नहीं है? राहुल उस लड़की से फिर से पूछता है, आप इस भयानक जंगल में इतनी रात में क्या कर रही थी? क्या आप मुझे आगे उस चौराहे तक छोड़ देंगे? राहुल को वो लड़की बहुत अजीब लगती है, लेकिन गाड़ी चलाने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। थोड़ा आगे जाते ही चौराहा आ जाता है। राहुल गाड़ी रोक के उस लड़की से कहता है, लो, आ गया आपका चौराहा। राहुल इधर उधर देखता है। वो चौराहा भी उसे सुनसान और भयानक लगता है। वो लड़की से डरे हुए शब्दों में कहता है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। इतने में राहुल के मोबाइल की रिंग बजती है। वो मोबाइल की तरफ देखता है, तभी उस वक्त वो लड़की कार से गायब हो जाती है। राहुल बहुत डर जाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। घर जाते ही राहुल को तेज बुखार आ जाता है और ठंड के कारण वो कांपने लगता है। राहुल की मां डर जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर, राहुल की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। ना कुछ खाया ना सोया, बस ठंड से कांप रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। जब डॉक्टर राहुल को चेक करने लगते हैं तो राहुल डॉक्टर को पकड़ लेता है और गुस्से में शैतानी लड़की की आवाज में बोलता है, कमीने, मुझे हाथ मत लगा। तुम सब मर्द एक जैसे हो। धोखेबाज कहीं के नर्स के साथ अफेयर करके अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो ना। डॉक्टर डर जाता है और वहां से निकल जाता है। उतने में राहुल के पिता वहां आते हैं और राहुल की माँ से कहते हैं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को बचाओ। कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। राहुल के पिता तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक घर आता है। आते ही वो राहुल की आंखों में देखता है और आंखों में देखकर वो समझ जाता है कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तांत्रिक को देखते ही राहुल के अंदर का शैतान जाग जाता है। तू क्या आया है यहाँ? मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना सबको मार दूंगी। लेकिन राहुल ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने उसे पकड़ा हुआ है? बोल। बड़ी मुश्किल से मुझे शरीर मिला है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। बेटी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कर रहे हो? सब मर्द एक जैसे होते हो। ऐसे ही एक लड़के ने मुझसे शादी का वादा किया था और भरे मंडप में मुझे छोड़ दिया।
उसी मंडप में मेरे पापा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया और मैंने खुदकुशी कर ली। जिस लड़के के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इसलिए मैंने राहुल का शरीर हत्या लिया है। अब मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। बेटी, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरा लड़का मुझसे छिन जाएगा तो हमारे सामने खुदकुशी करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर क्या फर्क है तुम में और उस लड़के में? तुम भी तो उस लड़के की तरह खुद के फायदे के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। राहुल के अंदर का शैतान शांत हो जाता है। ठीक है माँ, अगर मेरे कारण आपकी जिंदगी बर्बाद होगी तो मुझ में और उस लड़के में कोई फर्क नहीं। मैं जा रही हूँ राहुल के शरीर को छोड़ के। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कह के राहुल के शरीर से वो आत्मा चली जाती है। मुंबई की एक थीम पार्क की बात है। ये थीम पार्क अभी नया बना है। इसके ओपनिंग को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, इसलिए इस थीम पार्क में ज्यादा लोग नहीं आते। सिर्फ संडे को यहाँ थोड़ी सी चहल पहल होती है। आज संडे है। इस थीम पार्क में 4 यंगस्टर्स कार लेकर आते हैं। वो अपनी कार पार्किंग में कार पार्क करके एंट्री पास लेकर थीम पार्क में जाते हैं। उन यंगस्टर्स की गैंग में 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के होते हैं। उसमें से राहुल नाम का एक लड़का मुंह बिगाड़ कर बोलता है, यार मैंने तो पहले ही कहा था, ये एकदम 3rd क्लास और बोरिंग थीम पार्क है। यहाँ आने से तो अच्छा होता कि हम कोई मूवी देखने ही चले जाते। आरुष नाम का लड़का उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, ठीक है ना भाई, अब आ ही गए तो थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, थोड़ी सी सेल्फी वेल्फी लेते हैं, फिर चले जाएंगे। हाँ भाई आरुष, तू तो यही कहेगा ना। यहाँ आने का प्लान तेरी गर्लफ्रेंड प्रिया ने जो बनाया था। ऐसा राहुल कहता है। प्रिया आगे आकर बोलती है, ठीक है ना, इतना भी बुरा नहीं है ये पार्क, थोड़ी देर रुककर चले जाएंगे। अब ये लोग पार्क में पूरे दिन घूमते हैं और आखिर में शाम को एक हॉन्टेड हाउस के पास जाते हैं। हॉन्टेड हाउस के पास एक वॉचमैन बैठा होता है। वॉचमैन बोला, चलो कोई तो इधर आया, बाकी सब तो अपने बाल बच्चों के साथ आते हैं और तो कोई इधर आता ही नहीं है। खैर, स्वागत है आपका इस हॉन्टेड हाउस में। इसके बाद सब हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाते हैं। प्रिया बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है आरुष। वो आरुष की ओर देखती है तो वहां आरुष नहीं होता, बल्कि उसके ही ग्रुप का एक लड़का होता है। प्रिया और डर जाती है और आरुष को आवाज लगाने लगती है, आरुष, आरुष कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ प्रिया, तुम्हारे पीछे। पीछे नहीं, मेरे साथ रहो। आरुष हंसता हुआ बोलता है, ठीक है बाबा। इसके बाद सब अंदर जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं तो एक कंकाल उनके सामने आकर गिरता है। सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन इसको एक मजाक समझकर वहां से चले जाते हैं। वहां अचानक ही एक चमगादड़ उड़ता हुआ आता है और इंसानी भाषा में बोलता है, तुम्हें क्या लगा ये हॉन्टेड हाउस कोई मजाक है क्या? ये जिस जगह पे बना है पहले वहां पर एक कब्रिस्तान था। ये एक सचमुच का हॉन्टेड हाउस है। अब तुम में से कोई नहीं बच सकता। ये कहकर वो हंसता हंसता वहां से चला जाता है। फिर अचानक ही एक गंदी सी शक्ल वाला एक शैतान उनकी ओर आता है और जोर जोर से हंसकर बोलता है, वाह इंसान, इंसानी खून पीने में मुझे बहुत मजा आता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। वो शैतान ग्रुप में आई एक लड़की और राहुल को पकड़ लेता है और उन्हें वहां से उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जहां वो शैतान गया था उस ओर से खून की नदी निकलती है। प्रिया और आरुष दोनों बहुत डर जाते हैं। वो दोनों वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं। तभी वहां एक मम्मी दहाड़ता हुआ उनकी ओर आता है। अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। आरुष अपनी जेब से लाइटर निकालता है। लाइटर की आग देखकर मम्मी पीछे की ओर जाता है। फिर आरुष लाइटर उसकी ओर फेंक देता है
नीचे पड़ी हुई घास जलने लगती है। मम्मी जोर जोर से दहाड़ता है। आरुष मौका देखकर प्रिया का हाथ पकड़कर वहां से फौरन ही निकल जाता है और थोड़ी दूर जाते ही दोनों को एक बाहर निकलने का दरवाजा दिखाई पड़ता है। आरुष प्रिया को लेकर उस रास्ते से बाहर निकल जाता है। उनके पीछे वो मम्मी दहाड़ता हुआ आता है। मम्मी देखकर आरुष वो दरवाजा बाहर से बांध देता है। आरुष प्रिया को उसके घर छोड़ने जाता है। तब प्रिया बोलती है, तुम्हें कैसे पता था कि वो मम्मी आग से डर जाएगा? अरे हम दोनों बच गए, बस इतना ही काफी है। लो तुम्हारा घर भी आ गया। जाओ जाओ आराम से जाओ, कल हम सारी बात करेंगे, ठीक है? इसके बाद आरुष वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब आरुष प्रिया से मिलता है तब आरुष उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे गले लगाकर बोलता है, सॉरी प्रिया, कल तुम जब खतरे में थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। वो हम जब अंदर जा रहे थे तब मुझे याद आया कि मैं अपना वॉलेट उस कैफे में भूल गया था जहां पर हम खाना खाने के लिए गए थे, इसलिए मैं वहां पर चला गया और जब वापस आया तो आप लोग अंदर जा चुके थे। फिर मैं वहां आप लोगों का इंतजार करता रहा, लेकिन घंटों तक मुझे कोई नहीं दिखा। यहां तक कि मुझे वॉचमैन भी दिखाई नहीं दिया। अगर मुझे दिखी तो वो सिर्फ खून की नदियां। मैं डर गया था, इसलिए मैं घर चला गया। I'm so sorry प्रिया, I'm so sorry। प्रिया ये बात सुनकर चौंक जाती है कि अगर वो आरुष नहीं था तो आखिर कौन था।